टीचर जो है ये की पर्सन होता है। ठीक है, आपके आप जितना भी कोई चीज पढ़ना चाहे, कोई नया इल्म सीखना चाहे, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसको कोई भी हम किसी भी शख्स को एक नॉलेज अपना ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो वो टीचर जो है उसमें एक ऐसा आपके लिए इफेक्टिव होता है जो आपको उसी लैंग्वेज में ट्रांसफर करे जो आपको समझ आए। ठीक है, तो अब किस तरह से इसकी जो हम इफेक्टिव या एक अच्छा टीचर्स होता है, वो आपकी अपनी जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें कोशिश करेगा कि आपको डिफरेंट जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। वो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को एनहेंस करके आपको कोशिश करेगा चीजों को ट्रांसलेट करके बताए। और इस तरह से जो टीचिंग लर्निंग होती है स्टूडेंट्स के लिए वो ज्यादा इफेक्टिव साबित होती है और उसके ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट सामने आते हैं। वो अपनी सोचों में पड़े रहते हैं या फिर उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो टीचर्स के साथ कम्युनिकेट कर सके। ठीक है ना, तो ये स्लो लर्नर का मतलब है कि आप स्टडी को टाइम दें। जितना टाइम आप अपने ऑब्जेक्टिव को देंगे, किसी भी किस्म का ऑब्जेक्टिव है, देखिए आपके अंदर विशेष होंगी, आप बहुत सारी चीजों को आपकी दिल चाहता है करने को, उसको टाइम देते हैं, वो चीज आप अवेल करते हैं। इसलिए स्टडी को भी आप जितना टाइम देंगे उसके उतने ही रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। कह सकते हैं एमन, कुड बी। ठीक है ना, अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं अगर उनको टीचर जान लेती है, वो जस्ट टीचर्स की अटेंशन के लिए भी वो उनको कहते हैं कि हमसे क्वेश्चन, टीचर्स हमें पॉइंट आउट करें, हमसे क्वेश्चन करें या हमें हमसे आंसर पूछे या हमें ही डाइस पे बुलाए, हमें ही कोई काम करने के लिए कहें। अगर किसी के मार्कर की जरूरत है तो वो अपनी अटेंशन लेने के लिए भी वो इस तरह करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग आप मुझे बताएं। ठीक है, आप मेरे ख्याल से इसमें से बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो टीचर्स भी होंगे। स्पेशली मैं जितनी भी क्लासेस को पढ़ाती हूँ वो अक्सर गवर्नमेंट टीचर्स भी होते हैं। ना भी हो, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, आप इतने मेच्योर हैं, आप बताएं कि इफेक्टिव टीचर्स की क्या प्रिंसिपल होने चाहिए। बिल्कुल, देखिए पोलाइट, हम्बल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ऐसे टीचर्स भी हैं जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। अगर आप उनसे कोई क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो उसका सही आंसर नहीं देते, अगर सही आंसर देते हैं तो बड़े गुस्से से देते हैं। तो वो जो स्टूडेंट होता है टीचर से वैसे ही डरता है। तो उसको अगर आप पोलाइट तरीके से, हम्बल तरीके से या फिर एक ऐसे फ्रेंड समझाते हैं तो स्टूडेंट बड़े अच्छे तरीके से उससे समझ पाते हैं। ठीक है, इसमें आपकी देखिए कुछ भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज्यादा टफ होते हैं, बोरिंग होते हैं, वो टाइम टेकिंग होते हैं। इससे आप उसको अच्छा सा बना देते हैं। स्पेशली जब छोटे स्टूडेंट बच्चे होते हैं उनको आप गेम्स के जरिए से पढ़ा सकते हैं ताकि उनके आउटकम्स अच्छे आए, उनके रिजल्ट अच्छे आए, उनके लैंग्वेज में क्लैरिटी हो। ठीक है, और जब भी आप क्लासरूम को पढ़ाएं तो उनको आप ये कि आज नया दिन स्टार्ट हो रहा है, नई कोई एक्साइटमेंट होगी, नई टेक्निक्स होंगी, नई एक्टिविटी होगी। ऑनलाइन टीचर जो है वो क्लास में पढ़ाती हैं तो उसको एंगेज कैसे करती है। ठीक है, ऑनलाइन में हम इस तरह स्टूडेंट्स को जस्ट क्वेश्चन करके वो, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मुझे उनके नाम भी याद हो जाते हैं कि ये मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ये स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। वैसे तो हमारे 300-200 प्लस स्टूडेंट होते हैं, उनमें से चंद एक स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी नहीं करते। बाकी को हम कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन अगर ऑनलाइन इन पर्सन क्लास होती है तो हम तो सबको फोर्स करते हैं कि आप बोले, आम बोले। वो जो स्लो लर्नर स्टूडेंट थी उसका मैं कह रही हूँ, वो पहले पहले 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता वो टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स नहीं लेती थी और पार्टिसिपेट भी नहीं करती थी। लेकिन क्योंकि वो मुझे पता था कि ये स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करी, तो उसको हमने बड़े अच्छे तरीके से
जो उसके अंदर क्वालिटीज थी या स्किल्स थी वो इनहेंस होके आई। टीचिंग जो अप्रोचेज हैं आप देखें कि इसमें अप्रोचेज में बहुत कम स्टूडेंट्स इसको टीचर्स जो इसको साथ ले लेके चलते हैं। स्टाइल व्यू है, आउटकम क्वेरी है, आउटकम्स है, ये देखते हैं कि अगर हम क्लास में जैसे इंटर होते हैं आप स्पेशली मैं देखिए मैं पीएचडी तक ही टीचर्स का स्टाइल, टीचर का ड्रेस, टीचर्स के बाल, टीचर की इवन लिपस्टिक, टीचर के शूज, बैग हम बड़ा फॉलो करते हैं, उसको नोट करते हैं। तो वो एक एक चीज जो टीचर्स की नोट करती हैं, ठीक है। तो इसलिए आप उसमें अपने स्टाइल का ख्याल रखें, अपनी जो भी आपके एक टॉपिक है उसको अच्छे से आप वो करें, डिस्कस करें, क्वेश्चन करें। इवन अगर उनके दरमियान इतना स्पेस तो जाहिर है हर रिलेशनशिप में होती है, लेकिन टीचर स्टूडेंट्स में आप जो टीचर स्टूडेंट है वो हर चीज आपसे पूछ सके, हर क्वेश्चन आपसे रेज कर सके। टीचर्स को इस तरह नहीं कहना चाहिए कि आपको नहीं पता था, क्या आपको अभी तक नहीं पता। इस किस्म के क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स को डीमोटिवेट करते हैं, वो कभी भी क्लास में इस तरह के क्वेश्चन नहीं करता। टीचर नॉलेज, टीचर्स का नॉलेज है वो कितना वो सीखता है। टीचर जो है, टीचर्स को भी कुछ नहीं पता होता। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो बहुत सारी चीजों को वो करके तैयार करके आता है, रेडी करके, और वही चीजें जो आप तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं थोड़ी देर क्लास से पहले, या आपको पता होता है हमारी क्लास है या हमने जाना है लेक्चर देने जाना है, तो आप उसको प्रिपेयर करें। इवन जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो अपना प्रिपेयर, हम अपनी हर चीज प्रिपेयर करके जाते हैं ना, तो यही होता है कि हमारा इंप्रेशन अच्छा पड़े, ठीक है। तो इसमें आपकी इन चीजों में अगर आप स्टूडेंट्स को एक्टिविटी के जरिए से बताते हैं, उससे मुख्तलिफ किस्म की एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, वो भी स्टूडेंट्स हमेशा याद रखते हैं। एक थे बच्चे, अगर वो बच्चे ने क्वेश्चन किया ये प्लांट कैसे बना, तो उस टीचर ने बच्चों को अगले दिन एक्टिविटी करने के लिए एक सब बच्चों को अलग अलग से दिया कि कोई पॉट लेके आए, कोई सीड लेके आए, कोई एक सॉइल लेके आए, लीव्स लेके आए। तो उनको एक वन बाय वन उसका मेथड बताया कि एक छोटे से पौधे दरख्त कैसे बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं किसी को अलाउ नहीं कर सकती। जो भी ट्रू प्रॉपर चैनल आता है वो खुद ब खुद परमिशन, आप लोगों ने मुझसे परमिशन मांगी है, उनसे कहें। अगर आपको मुस्कान रिमशा कह रही है पर्सनली, तो आप उनसे कहें थ्रू प्रॉपर चैनल है। अपने एमएस टीम को ऑन करें, फिर आप एलएमएस टीम से क्लास ज्वाइन करें। अदरवाइज मैं नहीं उसको अलाउ कर सकती। मैं अलाउ कर दूंगी, वो मे भी मेरा लेक्चर भी सुन ले, लेकिन उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो इसलिए आप उसको कहें कि आप थ्रू प्रॉपर चैनल आए। बिल्कुल बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, लर्निंग बाय डूइंग, जिस तरह हम स्टूडेंट से करवाते हैं, बार बार हम उनको एक्सपेरिमेंट के जरिए, जॉन डोई ने बड़ा अच्छा सा इसको कोट किया था कि हम अगर बच्चे को गेम में उसको मुख्तलिफ एक्टिविटी के जरिए से सिखाते हैं, तो उसकी जो हमें फिर उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। उसकी जो फीडबैक है, समटाइम्स हमें भी अपनी फीडबैक चाहिए होती है। हम स्टूडेंट से पूछ रहे होते हैं या स्टूडेंट से ना भी पूछे तो उसके आउटकम से हमें पता चल जाता है कि वो किस तरह के हमने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, उसके रिजल्ट से हमें आइडिया हो जाता है। अब जो रोल ऑफ टीचर्स है, अब इसमें कितना भी आपको एक फेवरेबल लर्निंग इन्वायरमेंट में रोल ऑफ टीचर किस तरह होना चाहिए। टीचर जो है आपकी एक, बिल्कुल बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, देखें हर बच्चा तब एक्टिव होता है जब आप उसको डिफरेंट एक्टिविटी के जरिए, डिफरेंट
एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए सिखाते हैं, वो हमेशा उसको लर्न करता है चीज़ों को, उसको याद रह जाती हैं चीज़ें। ठीक है। टीचिंग हमेशा एक ऐसा प्रोफेशन है जहां आपको अपना एक बोलना आना चाहिए, आपके अंदर नॉलेज हो रिगार्डिंग सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, उसके बारे में आपको पता हो, उसकी मुख्तलिफ चीजें और डे बाय डे चीजें डिस्कवर हो रही हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि हमारा बस हम दैट्स इट, ये पीरियड्स लग गया, कोमा लग गया, अब हम इसको नहीं ऑपोजिट पढ़ सकते। ये लर्निंग जो है ये हमारी पूरी जिंदगी चलती रहती है। तो अब आप ये बताएं, क्वेश्चंस भी आपको नजर आ रहा होगा, अगर हम स्टूडेंट्स को किस तरह से पॉजिटिव बना सकते हैं, थोड़ा सा मुझे इसमें आप इसका बताएं कि हम एज ए टीचर्स में आपको पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं। आप स्टूडेंट्स को जब तक हम उसका नाम लेते हैं, स्टूडेंट्स को और अच्छा लगता है, तो इसके अंदर आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। आप अगर कोई भी चीज आपको समझ ना आ रहा और टीचर ने पूछ लिया, तो आप उसको सर्च करना शुरू कर देते हैं कि हम सर्च करके टीचर्स को लाजमी बताएं। तो उसके अंदर ये पॉजिटिविटी को हम ऐसे समझे कि हम स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें बिहेवियर है, मोटिवेशंस है, ठीक है। अच्छा, वो भी ठीक है, आप जिस तरह कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कह रहे हैं, ठीक है, इसमें अगर हम स्टूडेंट को एज ए स्टूडेंट मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे अगर कोई क्रिटिसाइज कर दे, एज ए स्टूडेंट बात कर रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दिल तो दुखता है ना बंदे का, ठीक है, वो फिर हम कुछ ऐसा करें कि स्टूडेंट्स को क्रिटिसाइज भी ना लगे। एक बच्चा जो क्लास में क्वेश्चन करता है, आगे से टीचर्स को ये कहती है कि क्या आपको नहीं पता, आपको पहले से क्यों नहीं पता था, वो ये 2-3 बातें उसको डिस्करेज किए, उसके अंदर नेगेटिविटी आई, वो पूरा साल क्लास में उसने क्वेश्चन नहीं किए कि अगर मैंने ये क्वेश्चन किया, टीचर ने दोबारा इंसल्ट कर दी, कि इसका मतलब है कि सबको पता है, मुझे नहीं पता। ओके, गुड सना। देखिए, ये सारी चीजें होती हैं कि आप किस तरह से बच्चे की साइकोलॉजी को समझते हैं। इवन ये नहीं है, हम ग्रेड्स के चक्कर में अगर ना पढ़े कि आपने फर्स्ट आना है, आपने A+ लेना है, आपने 98 परसेंटेज लेनी है, तो ये सारी चीजें जरूरी नहीं है डियर स्टूडेंट्स। जरूरी है कि आप उसके अंदर स्किल्स किस तरह डेवलप करते हैं, आप वो बच्चा एक्टिव कितना है, वो बच्चा क्या सीख रहा है, उसका IQ लेवल कितना है। लाजमी नहीं है जो 95% बच्चे जो 95% जो बच्चे लेके आते हैं, लाजमी नहीं वो इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, अब मैं इस सिस्टम को बुरा नहीं कह रही। अब जो ये मैट्रिक 9-10 के बोर्ड के एग्जाम होते हैं, ऑलमोस्ट सब 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 ने टॉप किए होते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये जो मेथड है रिलायबल है या वैलिड है? नहीं। उनसे आप पूछ लें किसी भी चीज की डेफिनेशन का, उन्हीं के अपने सब्जेक्ट में से, तो उनको जस्ट रट्टा होता है। उन्होंने मे भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो, मे भी मैं गलत कह रही हूँ ये बात, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे गर्ल्स बॉयज मेल फीमेल को जानती हूँ जो डायरेक्ट वो करते हैं, सिर्फ जस्ट रट्टा ही लगाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम ये बात कर रहे थे कि देखिए कुछ प्राइवेट में बच्चे, मैंने अपना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, स्पेशली जो जरा अच्छे स्कूल होते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड स्कूल भी कह सकते हैं, वो बच्चों को जस्ट क्रिएटिविटी करवाते हैं। ठीक है, वो ये नहीं कि रट्टा नहीं लगवाते। जो और स्कूल्स होते हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं या फिर कोई वो स्टूडेंट्स को कहते हैं ये आंसर है, ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है, आपने जस्ट इसको
2-3 स्कूल जिसको मैं जानती हूँ, प्राइवेट स्कूल, वो इस तरह नहीं करते। क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करवा देते हैं, उनको समझा भी देते हैं, फिर उनको कहते हैं कि आप हर क्वेश्चंस में वो उनकी ओपिनियन पूछते हैं, उनकी वो अपनी ओपिनियन में फिर लिखते हैं। इस तरह इन्फ्लुएंस हो जाती है और ऐसा समझो वो पक्की हो जाती है, जो टाइम टू टाइम बढ़ती ही रहती है पॉजिटिविटी से। ये रट्टा सिस्टम वो नहीं चाहते, ठीक है, रट्टा हम भी नहीं चाहते। कोई प्राइवेट स्कूल वाले ज्यादातर ये क्रिएटिव चीजें ही करवाते। तो इस तरह के हम जितना भी हम अगर स्टूडेंट्स को, आधी मेरी क्लास, मैं पिछली भी क्लासेस लेती रही हूँ, आधे टाइम स्टूडेंट्स ये कहते रहते हैं मैडम आवाज नहीं आ रही, मैम आवाज नहीं आ रही, मैम आवाज कट रही है। इन सबको कहते कहते आधी क्लास, आधा टाइम इधर गुजर जाता है। अब एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले टीचिंग नॉलेज, क्रिएटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट और साइन ऑफ ट्रबल। आपको मैं एक बात बताऊं, टीचर्स की पर्सनैलिटी अगर आपको अच्छी लगती है, ठीक है, बच्चों को अगर टीचर बाय फेस, बाय ड्रेस, उसका इखलाक अच्छा लगता है तो वो उसको बहुत अच्छे से सुनती है उनके बातों को, ठीक है। बहुत एक तरह से आप देखें कि वो जब टीचर्स उनके सामने होता है, अगर उनका आइडियल टीचर हो तो वो बहुत अच्छे उनको सुनते हैं। फिर उनकी आप उनका जो एक्टिव का लेवल है वो आप देखा करें कि स्टूडेंट्स किस तरह से एक्टिव होते हैं, ठीक है। और इसमें आप जब टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, वो टीचर जो है वो इस तरह से करें, प्लीज मैसेज करना छोड़ दें, आ रही है नहीं आ रही, बेशक आप पार्टिसिपेट कर लें लेकिन ये मैसेज अभी ना करें। बिल्कुल ऐसा है, देखिए डियर स्टूडेंट, ऐसा ही है। हमें भी एज ए स्टूडेंट, जब मैं एमफिल पीएचडी कर रही थी तो एक दो स्टूडेंट टीचर जो है मुझे भी बहुत अच्छे लगते थे, उनकी क्लास। और ये तब ऐसा होता है कि हम उनकी नजर में, या वो हमें अच्छा समझे, वो हम कोशिश करते हैं उनकी जो भी वो उनका पॉइंट होता है उसको हम समझे, उनको हम अच्छा करके दिखाएं। और इसमें आप देखें कि इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, वो नॉलेज है। आप क्लास को किस इन्वायरमेंट पे लेके आते हैं, आप किस तरह डिसिप्लिन से रखते हैं और सारी क्लास को साथ ले ले के चलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो स्टूडेंट है वो, अगर मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अगर स्टूडेंट जिसमें स्लो लर्नर भी है, स्लो है, लेजी है, वो अपने इन्वायरमेंट को अपने अच्छा बना लेते हैं अगर टीचर्स अच्छे अंदाज से पढ़ाए, टीचर्स बड़े एक्टिविटी से पढ़ाए, फ्रेंडली तरीके से पढ़ाए, ठीक है ना। तो इसमें आप एक क्लास के इन्वायरमेंट को आप बेहतर बनाएं, और अपना जो टीचर स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप है उसको भी आप इतना अच्छा बनाएं कि जो स्टूडेंट है वो कम से कम इस बात से ना डरे कि मैंने टीचर से ये क्वेश्चन पूछना है लेकिन मुझे डर डर लग रहा है, ठीक है ना। इस तरह ना हो, वो आपस में उनकी फ्रेंडशिप हो, वो हर किस्म के क्वेश्चंस उनसे पूछ सके, ठीक है। एक चीज से मैं एग्री नहीं करती, जो टीचर्स को अपनी पर्सनल बातें बताते हैं, ठीक है, वो क्लासरूम की नहीं होती, इंस्टीट्यूशन की नहीं होती, इवन घर की, वो इससे मैं एग्री नहीं करती, क्योंकि टीचर स्टूडेंट्स का ऐसा एक रिलेशनशिप है, वो आपके पर्सनल प्रॉब्लम को सुन के उसने क्या करना है, ठीक है ना। तो आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स ना शेयर करें तो बेहतर है। बिल्कुल, देखिए, मेरे एक टीचर हैं, मेरे वो सुपरवाइजर भी थे पीएचडी में। तो मेरा दिल चाहता है मैं ऐसे ही बनूं, उनका लाइफ स्टाइल या वो, अच्छा, सारी बातों को छोड़े, वो इतना अच्छे से समझाते थे कि उनके पास इतना नॉलेज था कि मैं चाहती थी कि मैं भी ऐसे बनूं। एनीवेज, ठीक है। अब जो आप रिलेशनशिप रखते हैं किसी भी एज टीचर स्टूडेंट के साथ, तो वो आपको
एक जो इन्वायरमेंट होता है वो अच्छा बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। इसमें आप सोशल, इमोशनल और आपकी जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है वो बड़ी एक तेजी से होती है। आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप चीजों को समझते हैं, चीजों को अप्लाई कर सकते हैं, आप किस तरह अपनी जिंदगी गुजारने के काबिल हो सकते हैं, आप किस तरह आप अपनी एक फ्यूचर को बना सकते हैं। इफेक्टिव टीचर्स में ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो आपके ख्याल में ऐसा क्या, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ऐसी अच्छाई हो या खूबी हो, क्या ऐसी खसूसियत होनी चाहिए? पेशेंस, बिल्कुल ये भी है। अगर आप स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को पता आपको नहीं होगा तो आप अच्छे से उनको डील नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सुनील कुमार, टीचर एज ए फैसिलिटेटर, ये बहुत जरूरी है। हमारी वजह से अगर किसी का काम हो जाता है, एज ए एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, तो आप एक अच्छे फैसिलिटेट करते हैं स्टूडेंट्स को, एक अच्छे फैसिलिटेटर होते हैं कि वो अपने काम से मुखलिस हो। अच्छा, इवन सिर्फ एज ए टीचर्स हम बात नहीं कर रहे, अगर जो भी अपनी फील्ड में अपने काम से मुखलिस नहीं होगा वो कभी कामयाब नहीं होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगर आप हाउसवाइफ हैं, अपने घर से मुखलिस नहीं होंगी, अगर आप टीचर हैं, अपने प्रोफेशन के साथ मुखलिस नहीं होंगी, अगर आप मदर हैं तो बच्चों के साथ मुखलिस नहीं होंगी, तो ये कि आपको अपने हर रिश्ते के साथ, अपनी हर प्रोफेशन के साथ अलग अलग से मुखलिस होना पड़ता है, वो सिंसियर होना पड़ता है, ऑनेस्ट होना पड़ता है, ठीक है ना? आपको इससे अजर भी मिलता है अल्लाह ताला की तरफ से, और आप देखें कि इसमें आपको कितनी कामयाबियां मिलती हैं, ठीक है? तो इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी हो, आपको अच्छी हो, स्टूडेंट्स को बात आप अच्छे से कन्वे कर सकें, आप जितना भी जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो उसको आप अच्छे से, आपको नॉलेज होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो, आप क्लास को टीम वर्क के साथ लेके चलें, डिस्कशन के साथ लेके चलें, ठीक है? और एक अच्छा आपको क्लियर आपकी जो वॉइस है स्टूडेंट को समझ आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी तो उसका कोई फायदा नहीं है कि वो क्लास में कितना अच्छा बोल रहा है, ठीक है? उसकी आवाज इतनी हो कि लास्ट स्टूडेंट तक। अब प्रोफेशनल क्वालिटीज क्या हो, प्रोफेशनल क्वालिटीज का मुझे बताएं। आई डोंट नो डियर स्टूडेंट्स, मुझे आइडिया नहीं होता कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही होगी। आप उनसे कहें कि रीज्वाइन करें, मे बी उसको ओपन हो जाए। बिल्कुल, वो ये ऑलमोस्ट वही वाली बातें हैं। सबसे पहले कोलैबोरेशन हो, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। आप अपने जितने भी ठीक है, बिल्कुल इसमें रिस्पेक्ट का भी आ जाता है, आपकी कम्युनिकेट टू लर्निंग, लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी आपकी प्रोफेशनल क्वालिटी है, ये आपके अंदर होनी चाहिए। एक चैप्टर का, एक पॉइंट का, एक टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं, बिलीव मी वो कभी भी स्टूडेंट्स को नहीं भूलता। रट्टा लगाएंगे तो रट्टा लगकर वो आप 10 आउट ऑफ 10 उस टेस्ट में तो ले लेगा, लेकिन वो उसके अंदर वो स्किल डेवलप नहीं होगी। एक हम किसी आयत को वो रट्टा लगा के याद कर लेते हैं ना, से कि ट्रांसलेशन का भी नहीं पता होता, इसलिए समझ के पढ़ना, कुरान पाक को भी ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना, या उसको एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ डिलीवर करना, वो ज्यादा मैटर करता है। मेथोडोलॉजी है, स्ट्रेटजीज, टेक्निक है, क्लासरूम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, सो टीचर्स के पास ये एक भी बहुत एक पॉइंट है कि आपको अंदर टाइम मैनेजमेंट लाजमी होना चाहिए, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो आपकी जो पूरा स्केड्यूल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसमें आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं, आप लेक्चर किस तरह से देते हैं, डिस्कशन मेथड है, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके चलें, ठीक है? और क्वेश्चनिंग करें, एक डेमो करके दिखा, डेमोन्स्ट्रेटिंग उसे आप करें, ठीक है? आप डिफरेंट उसमें व्हाइट बोर्ड यूज करें, मल्टीमीडिया यूज करें,
वो पीपीटी यूज करें, ठीक है, डिफरेंट चार्ट्स यूज करें, इवन गैजेट भी आप डिफरेंट यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स को कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए। टीचिंग टेक्निक्स, ठीक है, कौन कौन आपके ख्याल में कौन कौन सी टेक्निक ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे में या एज ए टीचर आप जो भी हैं, जाहिर है हमें हर स्टेज पर हर चीज को एक डिफरेंट तरीके से समझने की जरूरत है। तो ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक। हम्म। हम देखिए, हम इस तरह के अगर हम एक ग्रुप बना दें क्लास में, तो वो किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी क्वेश्चंस को एक डिफरेंट आइडिया से, सॉल्यूशन से, उसको कंट्रीब्यूशन के जरिए से, और अपनी जो भी उसके अंदर इंटेलेक्चुअल लेवल है या अपनी स्किल्स है उसको सॉल्व कर सके। ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो आपको फौरी तौर पर आप उसको अपना जो दिमाग है उसको यूज करके सॉल्व कर सकें। ठीक है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है जो आपको आप अपने जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक क्रिएटिविटी के साथ उस आइडिया को मुझे पर्सनली प्राइवेट स्कूल इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो लर्निंग बाय डूइंग पे बिलीव करते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट टॉपिक को प्रोजेक्ट की सूरत में लेके आते हैं। एक हमें नहीं पता होता जितना छोटे बच्चों को पता होता है सोलर सिस्टम का, लीव्स का, या कुछ ऐसी चीजें जो वो एक्टिविटी एक्टिविटी बेस के जरिए से उनको चीजों को समझ आ सके। ठीक है, तो इससे जो स्टूडेंट है, जाहिर है वो उनके अंदर जो वो आईक्यू लेवल उनका होता है या क्रिएटिविटी होती है और इनहेंस हो जाती है। बिल्कुल मैंने इसको देखा है। अब आउटलाइन ऑफ द मेथड, set the problems, create a background memo, select participant, create a list of lead questions, session, conduct the process। मुख्तलिफ जितना भी, अगर आप इवन सेमिनार करते हैं, कोई वर्कशॉप करते हैं, कोई डिस्कशन करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आंसर का सेशन होता है, तो उसमें भी आप वो करते हैं, एक कोई ना कोई टॉपिक होता है ना, जब हम डिस्कशन करते हैं या कोई कॉन्फ्रेंस पे जाते हैं या फिर सेमिनार होता है, तो एक प्रॉब्लम होती है या एक टॉपिक होता है जिसपे हमने अपने वो बताने होते हैं, ऑब्जेक्टिव बताने होते हैं, और एक क्लियर हमें एक बैकग्राउंड बताना होता है। ठीक है, अगर हम रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपने रिसर्च पढ़ी है, उसका कोड कौन सा है, आई थिंक सो, आई डोंट नो, कोड मुझे याद नहीं है, लेकिन रिसर्च इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो रिसर्च भी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। तो उसमें सबसे पहले अगर आप टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि इस टॉपिक को जो हम प्रॉब्लम्स ले रहे हैं या टॉपिक ले रहे हैं, तो वो उस पर क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट हो सकती हैं। फिर आप पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करते हैं, एक क्वेश्चंस बनाते हैं, कोई टूल ऐसा सिलेक्ट करते हैं जिससे आप अपने स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये डिफरेंट एक सेशन भी होते हैं जो आप अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड उस सेशंस को भी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छा एक बेनिफिट देगा। मेरी एक दोस्त थी, वो भी पीएचडी मेरी साथ कर रही थी, तो वो उसने भी एक सेशन कंडक्ट किए थे जो उसका प्रॉब्लम था, जो भी उसके टॉपिक थे उससे रिलेटेड। तो ये एक डिफरेंट चीज सामने आ जाती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होता है? देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी चीज को हम सामने हमारी कोई ऐसी चीज आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो हम उसको जी 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 में तो नहीं कर सकते ना, उसमें कुछ क्रिटिसाइज भी तो कर सकते हैं। अगर हमारी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होगी, हम चीजों को एक पॉजिटिव, ये नहीं है कि हम हर चीज में जस्ट कीड़े ही निकालें, तो इसमें हम पॉजिटिव क्रिटिसाइज कर सकते हैं उसको, उनको हम जब भी क्रिटिसाइज करें, एक बात याद रखिएगा प्लीज,
हम लोगों की बात को ये कह देते हैं, ये टॉपिक आपका गलत है, ये बात आपकी गलत है। हाँ, इस तरह कह सकते हैं, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन हमारा ये ओपिनियन है कि इसको इस तरह होना चाहिए। हम डायरेक्ट किसी को भी मुँह पे ये नहीं कह सकते, ये टॉपिक गलत है, आपकी बात गलत है। उनका अपना ओपिनियन है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना, आपके अपने ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है, तीसरे बंदे का अपना ओपिनियन है। अगर ये डिफरेंसेस नहीं होंगे तो हम किस तरह के फिर इंसान होंगे, किस तरह के हम अशरफ अल मखलूकात होंगे, ठीक है ना? तो ये जो डिफरेंट ओपिनियन है, ये चीजों को हुस्न देती है, ठीक है? तो इसलिए हम किसी चीज को गलत नहीं कह सकते, पॉजिटिव क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लोगों को कह सकते हैं आपकी ये राय है तो मेरी ये राय है। तो इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम कौन सी होती है, उसमें आपने उसको सेट करना होता है, चूज करना होता है, आपने कोई टॉपिक और इसके बाद अपना मेथड, टूल्स और जो एक गाइडेंस वर्किंग जो गाइड है वो आपका सुपरवाइजर हो सकता है। अगर आप प्रॉब्लम को देखेंगे, फिर उसमें डिफरेंट कुछ चीजों को डिस्कवर करेंगे, ठीक है? फिर उस प्रॉब्लम को मुख्तलिफ चीजों से डिस्कवर करके उसके आउटकम आपको बेहतर तरीके से मिलेंगे, आप फाइंडिंग्स आपको बेहतर तरीके से मिलेंगी, और डिफरेंट आप जब लोग आपको इसके बारे में रिकमेंडेशन देते हैं, उसको भी आप अच्छे से सोचा करें, ठीक है ना? अच्छे से देखा करें कि आप लोग को अगर कोई और इसके बारे में आइडिया दे रहा है, ठीक है, तो उसको भी हम अच्छे से सुने, अच्छे से देखें। कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक्स है इसमें, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, फेस टू फेस इंटरेक्शन, इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी एंड इंटरपर्सनल एंड स्मॉल ग्रुप स्किल्स, ग्रुप प्रोसेसिंग। एक जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, उसमें ग्रुप हम बना लेते हैं या ग्रुप डिस्कशंस हो जाती हैं, ग्रुप प्रोसेसिंग होते हैं, डिफरेंट एक टॉपिक को लेके हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है? फेस टू फेस इंटरेक्शंस भी हो जाते हैं, इससे हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता है, हमारा कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर, ठीक है? और हमारी स्किल्स बढ़ती हैं, चीजों का हमें नई नई चीजों का पता चलता है, ठीक है? अब क्लासरूम एक्टिविटीज जो हम यूज करते हैं, वो Jigsaw, three-step interview, think, pair, share, round table, 3 minutes review, number heads, team pair, solo, circle the stage. अब अगर आपको ये अगर टेक्निक्स का पता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको वन बाय समझाती हूँ, तो प्लीज मुझे जिक्सा का आपको पता है, गुड सुनना, ठीक है? देखिए, जिक्सा एक तरीके का आप पजल्स होते हैं, पजल के जरिए से आप स्टूडेंट को समझाते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, चाहे वो वुड के हो सकते हैं, पेपर्स के भी हो सकते हैं, ठीक है? आप उसमें एक क्या वर्ड यूज करें, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, ठीक है? और इसमें आप जो भी उसको आप टॉपिक देते हैं, उसके जरिए से आप उनको बताते हैं कि इससे आप वो वर्ड को लिखें, या फिर एक ये इसको जो पिक्चर दे देते हैं, वो पिक्चर आप इस पिक्चर्स के जरिए से, इस पजल के जरिए से आप वो पिक्चर बनाएं। तो ये भी एक कोऑपरेटिव लर्निंग का टास्क होता है, जिसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें आप टॉपिक को शेयर करते हैं, ठीक है? और टॉपिक को शेयर करने के बाद आप समराइज करते हैं, फिर एक दूसरे से जो भी कम्युनिकेशंस होती हैं वो आप शेयर करते हैं, कम्युनिकेशन के जरिए से चीजों को शेयर करते हैं। थिंक पेयर शेयर है, इसको टीपीएस भी कहते हैं, ठीक है? एक्चुअली ये सारे कोऑपरेटिव लर्निंग की टेक्निक्स हैं, ये आप क्लासरूम में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? इसमें स्टूडेंट जो है, किसी भी स्टूडेंट्स को आपको टॉपिक दे दें, फिर उस पर सोचे, उसको खुद से रिस्पॉन्स करें, ठीक है? उसको सोचे, उसको करने की कोशिश करें, तो इससे जो स्टूडेंट्स की है क्रिएटिविटी इनहेंस होगी, एक स्किल्स इनहेंस होगी, ठीक है? तो इसमें जो जहाँ पे स्टूडेंट्स इकट्ठे काम करते हैं ना,
एक ग्रुप काम करता है, उस पे आप प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें आप अगर आपको कोई रीडिंग का या राइटिंग का वर्क दे दिया जाए, तो उसको भी आप अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट थोड़ा-सा इंटेलिजेंट होता है, एक स्टूडेंट थोड़ा-सा स्लो होता है, ठीक है? तो वो उसको आपस में ग्रुप डिस्कशन से वो उनकी सामने आ जाते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम लाज़मी नहीं है सिर्फ एक ही वक़्त में वो एक टॉपिक स्टूडेंट्स को देते हैं या कोई एक्टिविटी स्टूडेंट्स को दें जो वो उसको करता है। लेकिन सम टाइम्स वो एक जगह आके स्टक हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर हम उसको कुछ और ऐसे सिमिलर कोई टॉपिक दें, सिमिलर कोई एक्टिविटी करवाएँ, तो वो वहाँ उस पे एक चीज़ में स्टक नहीं होगा। इसका मतलब है उसकी स्किल्स में इज़ाफ़ा हो रहा है। वो विदाउट एनी इंस्ट्रक्शंस के या विदाउट एनी ट्रबल्स के वो चीज़ों को सॉल्व कर रहा है। बिल्कुल असेसमेंट इवैल्यूएशन से भी चीज़ों की समझ आ जाती है, ठीक है? अब ये डिफरेंट हम स्टेजेस पे एक उनसे हम एग्ज़ाम भी लेते हैं, ओरल भी एग्ज़ाम लेते हैं, ठीक है? और उनसे रिटन भी लेते हैं। जहाँ से उनकी असल जो परफॉर्मेंस का पता चलता है, ठीक है? अब जो राउंड रिबन तो इसमें देखिए इसमें जो एक चीज़ आती है, वो आप समटाइम्स हम यूज़ करते हैं क्लासरूम में, समटाइम हम यूज़ नहीं करते। ये ज़्यादातर आप देखें मैथ के किसी भी क्वेश्चन्स के उसको यूज़ करने के लिए मैथ के क्वेश्चन्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं। अगर हम एक दे देते हैं एक स्टूडेंट्स को एक टास्क दे देते हैं, ठीक है? और उनसे कहते हैं कि ये आप जो भी इस पे सर्कल लगाएँ या इस पे टिक लगाएँ, ठीक है? उसको हम लेटर के ज़रिए से भी दे सकते हैं, किसी साइन के ज़रिए से भी दे सकते हैं, ठीक है? तो वो उसको हर जो भी उसका तरीका होता है, उसको करने की कोशिश करता है एक अपनी के साथ या फिर एक ऐसा हम कहते हैं उसको एक टास्क देते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ हम उसको कहते हैं कि आप इसको यूज़ करके सब अपने-अपने डिफरेंट आइडियाज़ इसमें बताएँ, ठीक है? और वो इकट्ठे एक ज़ाहिर है कोलैबोरेटिव लर्निंग है या कोऑपरेटिव लर्निंग है, एक राउंड से वो एक सर्कल सा बना लेते हैं। तो उसमें एक आइडियाज़ भी शेयर कर लेते हैं और चीज़ों को सॉल्व भी कर सकते हैं। 3 मिनट्स रिव्यू है, इसमें हम रिव्यू कर लेते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स को जो टास्क दिया गया है उसके बारे में कि आपने कितना पढ़ा है, कितना आपको नॉलेज है, कितना आप एक सीखा है, ठीक है? और इसमें नंबर हेड्स पे क्लास को आप एक डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? नंबर हेड स्ट्रेटजीज में अगर आप यूज़ करते हैं अपनी क्लास में, तो फिर जो टीचर्स होते हैं वो आपको एक जो टास्क है वो असाइन कर देते हैं। स्टूडेंट्स फिर अपनी एक्टिविटी एक ऐसा ग्रुप बना देते हैं एक्टिविटी को पूरा करने के लिए, टास्क को पूरा करने के लिए। तो फिर ग्रुप बना देते हैं, फिर ठीक है? फिर टीचर्स जो है वो बुलाती है कि आप अपने नंबर्स के साथ बुलाती है कि आप जो भी आपको टास्क दिया गया है तो आप उसको शेयर करें हमारे साथ, ठीक है? जो आपने इसको सॉल्व किया। डियर स्टूडेंट, सबको डिस्टॉर्शन फील हो रही है? आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है सबको? लिंक पे शेयर में आप जो भी एक्टिविटी करवाते हैं आप स्टूडेंट्स को कोई ऐसी चीज़ स्टडी करने के लिए दे देते हैं जो उसको आप सॉल्व कर सकें। जैसे मैथ प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया या कोई ऐसी चीज़ जिसको वो सॉल्व कर सके। ठीक है? और सर्कल द सेज में एक ये भी कोऑपरेटिव लर्निंग की है, टाइप्स कह दें या एक किस्म कह दें, ठीक है? उसमें आप स्टूडेंट्स को अपॉर्च्युनिटी देते हैं कि आप जो भी एक कौन-कौन से वो
एरिया को जानते हैं, कौन कौन से चीजों को जानते हैं, ठीक है। वो अपनी स्टूडेंट्स अपनी अचीवमेंट बताते हैं, और वो अचीवमेंट या उनके जो लर्निंग स्पेस होते हैं, वो जो टीचर्स को अंदाजा हो जाता है कि वो उनमें कितनी और मजीद हेल्प कर सकती हैं उनकी स्किल्स में, कम्युनिकेशन स्किल्स में, या उनको क्या और सिखा सकती हैं, ठीक है ना। थीम्स हैं, आप इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स, नॉलेज ऑफ रिजल्ट, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एंड पीरियड नॉलेज, बुक्स, प्रेसिस्टेंस। आप देखें कि इसमें जो भी इंडिविजुअल लर्निंग वो नीड्स होती हैं,